हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है श्वसन की क्रिया। श्वसन क्रिया जीवों के शरीर में पाए जाने वाली एक महत्वपूर्ण क्रिया है। हम जानते हैं कि प्रत्येक जीव को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी? ऊर्जा की। वो ऊर्जा उसको कहाँ से मिलेगी? ऊर्जा उसको भोजन के द्वारा मिलती है। ठीक है, तो भोजन के द्वारा ऊर्जा की उत्पत्ति किस प्रकार होती है? तो हम ये जानते हैं कि जैसे ही भोजन ग्रहण किया जाता है तो भोजन के ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होगी। अतः हम क्या बोलते हैं, छोटी क्लास में हमने पढ़ा था कि श्वसन क्रिया एक ऐसी क्रिया जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग होता है और CO2 मुक्त होती है। ठीक है, बट हमारा जो 12th क्लास का स्टैंडर्ड है उसमें क्या आता है कि वास्तविक रूप से श्वसन क्रिया क्या है? श्वसन क्रिया भोजन के ऑक्सीकरण की क्रिया है। किसकी? भोजन के ऑक्सीकरण की क्रिया है, जिसके फलस्वरूप जो ऊर्जा मुक्त होती है उस ऊर्जा का उपयोग प्रत्येक जीव अपनी विभिन्न उपापचय क्रियाओं को पूरा करने में करता है। अतः भोजन के ऑक्सीकरण की क्रिया क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। ठीक है, श्वसन क्रिया एक ऊष्माक्षेपी क्रिया है। क्या है? ऊष्माक्षेपी क्रिया है। इस ऊष्माक्षेपी क्रिया में ऑक्सीजन का क्या होता है? उपयोग, और CO2 क्या होती है? मुक्त हो जाती है। ठीक है, तो यहां देखिए आप, भोजन के ऑक्सीकरण की प्रक्रिया, भोजन के ऑक्सीकरण की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी क्रिया है। इस ऊष्माक्षेपी क्रिया के द्वारा जो ऊर्जा मुक्त होती है, इस ऊर्जा का उपयोग समस्त जीव अपनी उपापचय क्रियाओं को, समस्त जीव अपनी उपापचय क्रियाओं में इस ऊर्जा का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा कहां से मिली? भोजन की ऑक्सीकरण से। राइट, अब देखिए, श्वसन की क्रिया समस्त जीवों में होती है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो यूकैरियोटिक हो। ठीक है, 11th क्लास में आपने पढ़ा है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है। प्रोकैरियोटिक वे जीव होते हैं जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली रहित केंद्रक पाया जाता है, जैसे कि जैसे जीवाणु है, ठीक है, माइकोप्लाज्मा है, ये प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक जीव वे होते हैं जिनकी कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक झिल्ली युक्त केंद्रक पाया जाता है, जैसे समस्त, उच्च कोटि के हरे पादप, समस्त पादप और जंतु। ठीक है, अब देखिए, ये हमने श्वसन की डेफिनेशन पढ़ी। श्वसन की जो क्रिया है जीव शरीर के अंदर होती है, तो ये क्रिया कौन सी हो गई? जैविक क्रिया होती है, जैव रासायनिक क्रिया होती है। ठीक है, यदि जो कि भोजन जो होता है, ठीक है, ये भोजन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, ऑक्सीकृत होता है। यदि सेम यही क्रिया जीव शरीर के बाहर होती है, जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का जलना, ठीक है, लकड़ी का जलना, तो लकड़ी, कोयला, डीजल, पेट्रोल ये सब क्या है? एज ए भोज्य पदार्थ है। ठीक है, क्योंकि इनमें शर्करा होती है, ग्लूकोज, सेलुलोज होता है। तो यदि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में शरीर के बाहर इनका ऑक्सीकरण होता है तो उसे अपन श्वसन नहीं कहते, बल्कि उसको क्या बोलते हैं? दहन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? दहन, कंजप्शन, दहन की क्रिया होती है। तो श्वसन की जो क्रिया है इसमें ऊर्जा जो मुक्त होगी वो धीमे धीमे गति से मुक्त होती है। जबकि यहाँ पर देखिए, दहन की जो प्रोसेस है, यह हमने लिखा हुआ है कि दहन जीव शरीर के बाहर होने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मुक्त ऊर्जा या तो ऊष्मा के रूप में निकलेगी या फिर प्रकाश के रूप में निकल जाती है, तेजी से होती है, तुरंत निकल जाती है। जबकि श्वसन की जो क्रिया वो स्लो मोशन से होती है, ठीक है, जिसमें ऊर्जा संचित होती है, जबकि इसमें ऊर्जा बाहर एक साथ मुक्त हो जाती है। तो जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला आदि का जलना। ठीक है, अब देखिए आप कि जो श्वसन की क्रिया है, श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग होता है या नहीं होता। अतः ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर श्वसन क्रिया को दो भागों में बांटा गया है। एक ऑक्सी श्वसन, जिसे वायवीय श्वसन कहते हैं, दूसरा अवायवीय श्वसन या अनॉक्सी श्वसन। तो यहां देखिए आप, फर्स्ट दिया हुआ अनॉक्सी श्वसन, सॉरी ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन। श्वसन की वह प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, श्वसन की वह प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है उसको अपन क्या बोलेंगे? ऑक्सी श्वसन कहते हैं। अब आपको यह ध्यान देना है कि यहां देखिए, हमने एक रिएक्शन लिखी हुई है, ग्लूकोज प्लस CO2, सॉरी ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन क्या मुक्त होगी? CO2 प्लस जल, और 38 ATP या 686 किलो कैलोरी
एटीपी जिसका फुल फॉर्म आप जानते हो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है ना। तो ऑक्सीश्वसन की क्रिया में क्या बन रहा है, ऑक्सीजन काम आ रही है, CO2 निकलती है, जल के अणु मुक्त होते हैं और अधिकतम ऊर्जा मुक्त होती है। कितनी, 1 मोल ग्लूकोज के द्वारा 38 ATP या 686 किलो कैलोरी ऊर्जा रिलीज होती है, ठीक है। यदि हम देखें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कौन सा श्वसन होता है, तो वो आता है अनोक्सी श्वसन या अवायवीय श्वसन, अर्थात श्वसन की वह प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, अनोक्सी श्वसन कहते हैं। अनोक्सी श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता, अतः रिएक्शन में आप देख सकते हैं ग्लूकोज, ऑक्सीजन यहाँ पर है नहीं, क्या बना है इसमें प्रोडक्ट के रूप में, एथिल अल्कोहल व CO2 और ऊर्जा मात्र 2 ATP के रूप में। अतः यहाँ पर ऊर्जा सबसे कम मात्रा में मुक्त होती है, किसमें, अनोक्सी श्वसन की स्थिति में। अब इन दोनों का यदि अपन कंपैरिजन करके देखें, किसका, ऑक्सी श्वसन का और अवायवीय श्वसन का या अनोक्सी श्वसन का, तो आप ध्यान से देखेंगे क्योंकि इसमें वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग होता है, तो ऑक्सीजन का उपयोग होगा तो यहाँ पर भोजन का क्या होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, अर्थात पूर्ण ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, ठीक है ना। जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता, अतः भोजन का क्या होगा, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, अपूर्ण ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, राइट। अब देखिए जब भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो ऊर्जा अधिकतम मात्रा में मुक्त होती है। ध्यान रखना, भोजन के पूर्ण ऑक्सीकरण के द्वारा अधिकतम ऊर्जा मुक्त होती है। कैसे, देखो ग्लूकोज के 1 मोल के द्वारा, एक अणु ग्लूकोज के द्वारा 686 किलो कैलोरी या 38 ATP ऊर्जा मुक्त होती है, जबकि यहाँ पर जब भोजन का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो यहाँ पर कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, कितनी, मात्र 2 ATP, ठीक है ना। अब देखिए वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन की जो स्थिति है उसमें ऑक्सीकरण के फलस्वरूप बनने वाले अंतिम उत्पाद कौन से होते हैं, CO2 और जल। यहाँ पर अंतिम उत्पाद कौन बन रहा है, CO2 और जल, जबकि यहाँ पर अंतिम उत्पाद के रूप में क्या बन रहा है, एथिल अल्कोहल व CO2। एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला आप जानते हैं C2H5OH, एथिल अल्कोहल और CO2 मुक्त होते हैं, ठीक है। इधर देखें जो अंतिम उत्पाद बने CO2 और जल, यदि इस शरीर में रहते हैं CO2 बॉडी से बाहर निकल जाएगी श्वसन क्रिया द्वारा, जल के अणु काम आ जाते हैं, अतः बॉडी पर इसका कोई हानिकारक इफेक्ट नहीं होता है। किसका नहीं होता, CO2 और जल का, जो अंतिम उत्पाद के रूप में यहाँ पर बने, इनका शरीर पर कोई हानिकारक इफेक्ट नहीं होगा। जबकि यहाँ अपन देखें तो अंतिम उत्पाद के रूप में जो एथिल अल्कोहल और CO2 बन रहे हैं, ठीक है, एथिल अल्कोहल बॉडी में स्टोर रहेगा तो एथिल अल्कोहल के कारण जीव शरीर पर हानिकारक अर्थात दुष्प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। अब आप देखिए कि इसकी जो क्रियाविधि है, ऑक्सी श्वसन की जो क्रियाविधि है, ये कहाँ संपन्न होती है, शरीर के किस भाग में संपन्न होती है, ठीक है। तो ऑक्सी श्वसन की स्थिति स्टार्टिंग होगी कोशिका द्रव्य से, कहाँ से, कोशिका द्रव्य से, और कंप्लीट होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का ऑक्सीकरण करने वाले जो एंजाइम होते हैं, ऑक्सीजिनेज, एटीपीएज, जितने भी एंजाइम होते हैं वो सब के सब माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। अतः इसकी क्रियाविधि कहाँ संपन्न होती है, कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में। जबकि अनोक्सी श्वसन की स्थिति को अपन देखें तो इसकी क्रियाविधि कोशिका द्रव्य से स्टार्ट होती है और कोशिका द्रव्य में ही कंप्लीट हो जाती है। लेकिन यदि जीवाणुओं की बात अपन करें, किसकी, जीवाणुओं की, तो उन जीवाणुओं के अंदर कोशिका द्रव्य के साथ साथ इसकी क्रियाविधि कहाँ संपन्न होती है, मीजोसोम के अंदर संपन्न होती है, ठीक है। मीजोसोम आप जानते हैं क्या है, हम ये जानते हैं कि जो जीवाणु होते हैं, जीवाणुओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, अतः उसकी जो इंटरनल लेयर होती है, अंतर झिल्ली होती है, उस झिल्ली के अंतर्वलन से एक कपलाइक स्ट्रक्चर बनती है, प्यालेनुमा रचना बनती है। उस प्यालेनुमा रचना के अंदर वे सभी एंजाइम होते हैं जो एक माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अतः माइटोकॉन्ड्रिया का समान कार्य करने वाला जो ऑर्गन्स है वो जीवाणु में कौन सा होता है, मीजोसोम होता है, ठीक है ना। अतः अनोक्सी श्वसन की स्थिति, अनोक्सी श्वसन की जो क्रिया है वो कहाँ संपन्न होती है, कोशिका द्रव्य और मीजोसोम के अंदर संपन्न होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखें, हमने यहाँ पर क्या किया है, एक श्वसन क्रिया का कंपैरिजन जिसमें ऑक्सी श्वसन और अनोक्सी श्वसन दोनों देखें, ठीक है। ऑक्सी श्वसन की क्रिया समस्त यूकैरियोटिक जीवों में होती है,
उच्च कोटि के समस्त पादपों में होती है, समस्त जंतुओं में होती है। यदि अपन अनोक्सी श्वसन की स्थिति देखें तो केवल प्रोकैरियोटिक जीवों में होती है, जैसे कि जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी अर्थात नील हरित शैवाल। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा, श्वसन की क्रिया, श्वसन क्या होता है, श्वसन के कितने प्रकार होते हैं। यहां पर हमने देखा श्वसन के साथ साथ दहन की क्रिया, दहन जो श्वसन के समान ही क्रिया है, अर्थात इसमें भोजन का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, लेकिन शरीर के बाहर होता है। तो ये कौन सी क्रिया होगी, रासायनिक क्रिया होगी। तो ये शरीर के बाहर होती है, जिसमें पेट्रोल डीजल आदि का जलना वातावरण में संपन्न हुई। यहाँ पर जो मुक्त होने वाली ऊर्जा है वो ऊर्जा ऊष्मा और प्रकाश के रूप में एक साथ तीव्र गति से मुक्त हो जाती है, जबकि श्वसन की जो क्रिया है, श्वसन की क्रिया के अंदर जो मुक्त होने वाली ऊर्जा है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी के रूप में संचित रहती है। किसमें, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित होती है। जब भी जीव शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो इस एटीपी रूपी ऊर्जा का उपयोग कर लेता है। इसलिए अपन एटीपी को क्या बोलते हैं, ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ऊर्जा की मुद्रा, कॉइन ऑफ एनर्जी कहते हैं। आप ध्यान रखेंगे, आगे भी पढ़ना है हमें कि एक एटीपी का अपन यदि उपयोग करें तो लगभग 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। तो जीवों के शरीर में जितनी भी क्रियाएं वो सब क्रियाएं ऊर्जा की उपस्थिति में ही होती है। तो ऊर्जा के लिए इसको भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन के ऑक्सीकरण से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसी को अपन बोलते हैं श्वसन की क्रिया। अब देखिए इसके अंदर श्वसन के साथ साथ एक और टॉपिक है छोटा सा, वो है श्वसनाधार क्या होता है। कौन सा, श्वसनाधार, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। देखिए टॉपिक हमारा श्वसनाधार। हम जानते हैं श्वसन की क्रिया में भोज्य पदार्थ के ऊपर कौन कार्य करता है, एंजाइमों की उपस्थिति में ऑक्सीजन कार्य करती है। अतः श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन जिन भोज्य पदार्थों पर कार्य करती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, श्वसनाधार कहते हैं। तो देखो भोज्य पदार्थ कौन कौन से हैं, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट। कौन सा, कार्बोहाइड्रेट अर्थात जैसे कि ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ जैसे कि वसा, इसके अलावा जैसे प्रोटीन। तो जो हम संतुलित भोजन ग्रहण करते हैं, संतुलित भोजन में ये सभी चीजें आती है, शर्करा आती है, वसा आती है, प्रोटीन आती है और अन्य खनिज लवण, मिनरल्स, कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, ये सब उसके अंदर उपस्थित होते हैं। इस श्वसनाधार में ग्लूकोज को प्रथम भोज्य पदार्थ माना गया है। इसको क्या माना गया है, प्रथम भोज्य पदार्थ। अर्थात जब संतुलित भोजन ग्रहण करते हैं तो संतुलित भोजन में उपस्थित सबसे पहले इस कार्बोहाइड्रेट अर्थात ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। इनका ऑक्सीकरण नहीं होगा तो जब तक शर्करा उपस्थित है तब तक इन दोनों पदार्थों का ऑक्सीकरण नहीं होता है। अतः इसको क्या बोलते हैं, वसा और प्रोटीन को बचाने वाला पदार्थ। ये किसकी उपस्थिति में सेफ है, जब तक ये होगा। ठीक है, तो प्रथम भोज्य पदार्थ कौन हुआ, कार्बोहाइड्रेट। दो साइंटिस्ट थे, एक था मोहल और एक था जेम्स। इन दोनों ने क्या कहा था, इन दोनों ने बताया था कि श्वसनाधार वे कार्बनिक भोज्य पदार्थ होते हैं जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर ऊर्जा मुक्त करते हैं और उस ऊर्जा का उपयोग जीव शरीर की रासायनिक क्रियाओं में किया जाता है। ठीक है ना, तो इन्होंने क्या बोला, श्वसनाधार का वे कार्बनिक भोज्य पदार्थ होते हैं जो ऑक्सीकृत होकर ऊर्जा मुक्त करते हैं और उस ऊर्जा का उपयोग जैविक क्रियाओं में किया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट प्रथम भोज्य पदार्थ हुआ। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट के बाद आता है वसा। वसा सेकंड भोज्य पदार्थ होगा। अब देखिए, जैसे सबसे पहले जब कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण होता है, यदि कार्बोहाइड्रेट समाप्त हो जाता है, हम संतुलित भोजन आगे और नहीं ग्रहण कर पाते हैं और कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है, तो सेकंड नंबर पर किसका ऑक्सीकरण होगा, वसा का होगा। आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि वसा के द्वारा
सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा के द्वारा सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट के द्वारा जितनी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती जितनी ऊर्जा वसा के द्वारा होती है। अतः जब तक वसा को ऑक्सीकरण होता रहेगा तब तक प्रोटीन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। अतः वसा को क्या बोलते हैं? प्रोटीन को बचाए जाने वाला पदार्थ। ठीक है, तो वसा का हुआ। लेकिन जब वसा वीक कंप्लीट समाप्त हो जाती है, वसा का ऑक्सीकरण भी पूरा हो गया, अब आगे और न तो कार्बोहाइड्रेट है शरीर में और न ही वसा है, तो उसके बाद सबसे अंत में किसका आता है? प्रोटीन का। यदि प्रोटीन का ऑक्सीकरण प्रारंभ हो जाता है तो शरीर का विनाश प्रारंभ होगा, शरीर टूटने लग जाता है। क्योंकि हम जानते हैं प्रोटीन के द्वारा शरीर की टूट फूट की मरम्मत होती है, शरीर की ग्रोथ होती है, शरीर का विकास होता है। तो जब प्रोटीन का ऑक्सीकरण स्टार्ट हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम प्रोटोप्लाज्मिक श्वसन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि प्रोटोप्लाज्मिक श्वसन क्या है, कि जब श्वसन की क्रिया में प्रोटीन श्वसनाधार के रूप में कार्य करती है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्मिक श्वसन कहते हैं। समझ में आया ना? तो श्वसनाधार क्या क्या हुआ है? प्रथम भोज्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट के द्वारा कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? हमने देखा था कि एक ग्लूकोज के अणु के द्वारा 38 एटीपी या 686 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। जबकि वसा के द्वारा सबसे ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि हम जानते हैं वसा शरीर में संचित ऊर्जा के भंडार होते हैं। क्या होता है? संचित ऊर्जा के भंडार होता है। तो इस तरीक़ा से ये हुआ हमारा टॉपिक कौन सा? श्वसनाधार का। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो वीडियो आपके सामने आएगी वो आएगी श्वसन गुणांक क्या होता है। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रूप से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्वसनाधार क्या क्या हो, श्वसन गुणांक क्या क्या होता है। तो हम कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, अनऑक्सी श्वसन, ठीक है, इसके अलावा कार्बनिक अम्ल, इन सभी का क्या पढ़ेंगे? श्वसन गुणांक पढ़ेंगे।